हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान यानी कि एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। अब जान लेते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों के बारे में। दिए हुए चार्ट के अनुसार पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.0018%, हाइड्रोजन 0.0005%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टन 0.001% और सेनॉन 0.0009%। अब सबसे पहले जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। अब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के बारे में। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच का घर या पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण CO2 के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब जानते हैं ओजोन गैस के बारे में। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। अब जान लेते हैं जलवाष्प के बारे में। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का कार्य करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। अब नजर डाल लेते हैं आखिरी धूल कण पर। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रभाव इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण के स्रोत है समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक आईएएस को।